हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार SBS स्टडी क्लासेस में। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा लें ताकि अगली वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास जाए। और आपके भविष्य की हमारी चिंता है, बढ़िया से ध्यान देगा छोटे, एकदम टॉप करवाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं बाप। हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे एक्सरसाइज 1.1 क्लियर कर लिए थे वास्तविक संख्या के, जिसमें आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा बताया गया था HCF। अब जो आगे है वो अंक गणितीय के आधारभूत कुछ प्रमेय है, जिसमें आपको संख्याओं का गुणनखंड के बारे में बताया गया है। इससे पिछले बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं छोटे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है पता सभी को? बोलिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, A बराबर BQ प्लस आर, B बराबर AQ प्लस आर, और या फिर हम कहते हैं कि BQ बराबर A माइनस आर, कह दें दोनों, इनमें से कोई नहीं। निम्न में कौन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है? बताओ, है ना? कौन हो जाएगा छोटे, बताओ। आपके पास A बराबर BQ प्लस आर, इसी को जब ये दोनों करेंगे भाव तो आपका क्या हो जाएगा? B भी हो जाएगा। ये ऑप्शन आपके पास 3 हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। बस हमको ध्यान देना है, इसका कहने का मतलब मेरा हुआ भाव कि आपको ध्यान देना है इस चीज को, A बराबर BQ प्लस आर को ध्यान देना है। इसी को बढ़िया से हम ध्यान देंगे, माइंड में सेट कर लेंगे। इसी को जन्ने तने जैसे कह दे हम लोग कर लेंगे। इसी में आपको कहा गया होगा कि R का जो मान होना चाहिए, R का जो मान होना चाहिए वो 0 से बड़ा और बराबर हमेशा B से छोटा होना चाहिए। आपको ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी कह देगा, ऑब्जेक्टिव में कहा जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में शेष का क्या महत्व है, शेषफल का क्या महत्व है, या फिर R का मान होगा। 4 का ऑप्शन देगा जिसमें ये वही लिखा रहेगा छोटे, जो 0 से हमेशा बड़ा होता है और R से हमेशा छोटा होता है, कभी कभी 0 के बराबर हो जाए। जैसे अगर हम लोग कह दें 4 में 12 से भागा देंगे तो चरती आई 12 है, आपके पास क्या आ गया? शेषफल 0 आ गया। अगर हम 4 से 14 में या 13 में भागा देते हैं तो चरती आई क्या हो जाता है छोटे? 12 शेषफल। हमेशा इससे क्या हुआ? ये छोटा हुआ ना, R का मान, इसको B कहेंगे। तो इस बात को ध्यान देना है, 0 से हमेशा बड़ा होगा, कभी कभी 0 के बराबर हो जाएंगे, और B से भी हमेशा छोटा होंगे, कभी B के बराबर नहीं होते हैं। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहा गया था। अब हम लोग आते हैं छोटे किसी संख्याओं का गुणनखंड। गुणनखंड में नाम फरमाइश करेगा बाप अभाज्य गुणनखंड। क्या कहेगा आपको? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य क्या होता है। अभाज्य तो आपको हम बताए थे कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अगले संख्या से विभाजित ना हो, किसी अगले संख्या से ना कटे, उसी को ना कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होते हैं, एक का फैक्टर 1 ही है, वो अभाज्य संख्या नहीं होंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। इसी प्रकार से अभाज्य संख्या। गुणनखंड के मतलब होता है गुणन, गुणन अजोड़ खंड। गुणन मतलब गुना के रूप में हो, गुना के रूप में हो, और खंड मतलब टुकड़ा वाइज हो। जैसे हमारे पास 4 है, उसको लिख सकते हैं 2 गुना 2। तो 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुना 2। आपके पास 6 है, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2, 3 गुना 2। तो हाँ सर, 3 दूनी 6। तो 6 का गुणनखंड गुना के रूप में है, टुकड़ा के रूप में है, खंड के रूप में है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। उसी को नाम अभाज्य गुणनखंड हो गया। जैसे हमारे पास 12 है, तो 12 है, इसका गुणनखंड क्या होगा? देखिए तो, क्या 6 गुना 2 होगा, क्या 3 गुना 4 होगा, क्या 2 गुना 3 होगा। देखो 6 दूनी की 12 आएगा, चरती आई 12 आएगा, 2 दूनी 4, चरती आई 12 आएगा। तो इसका सिर्फ गुणनखंड कहते छोटे,
तो तीनों हो जाएगा, लेकिन फरमाइश कर दे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य मतलब कि वैसी संख्या का गुणन होना चाहिए जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। यहाँ देखो तो 6 × 2 6 6 जो डिवाइडिंग होता है 3 × 2, तो इसलिए अभाज्य गुणनखंड आपका ये वाला नहीं होगा। 3 × 4 2 दूनी 4 कट रहा है, ये भी नहीं होगा। देखो 2 है 3 है जो अभाज्य संख्या है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड आपके पास क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 3 हो जाएंगे। नहीं समझे? अगला देखिए, जैसे आपके पास कहता है 15, तो 15 का हो जाएगा 3 × 5, ये तो सिंपल वे में रहा। 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। जैसे आपके पास हम कह दें 18, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कौन होगा? ऑप्शन 1 में देते हैं बाबू 9 × 2, ऑप्शन 2 में देते हैं छोटे 6 × 3, ऑप्शन 3 में देते हैं बाप, ऑप्शन 3 में देते हैं 2 × 3 × 3, ऑप्शन 4 में देते हैं इनमें से सभी। फरमाइश देखो, अभाज्य गुणनखंड बोला है, अगर सिर्फ गुणनखंड बोले तो चलेगा सब, लेकिन अभाज्य गुणनखंड बोल दे मतलब अभाज्य संख्या होना चाहिए, और वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, वैसा रूप के गुणा के रूप में होना चाहिए, उसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 2 है अभाज्य संख्या है, 3 है अभाज्य संख्या है, 3 है अभाज्य संख्या है, तो इस 18 का अभाज्य गुणनखंड कौन हो जाएगा छोटे? 3 हो जाएगा। समझे? मैंने अभाज्य संख्या होना चाहिए, गुणा के रूप में होना चाहिए। आपको कहेगा भाव कि 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, है कि नहीं है? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 × 12 × 2 भी कहेंगे, लेकिन अभाज्य संख्या के रूप में होना चाहिए। 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 आई 24, यानी कि 24 जो हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 3। जैसे कि देखेंगे तो 2 भी अभाज्य संख्या है, ये 2 भी अभाज्य संख्या है, ये 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। मामला सेट। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणन के रूप में हो, इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। खंड मतलब टुकड़ा हो, गुणन मतलब गुणा के रूप में हो, अभाज्य मतलब कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से न कटे। इसको कह सकते हैं भाव 12 × 2 भी कहेंगे तो 24 से आएगा, लेकिन यह अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि यह 12 अभाज्य संख्या नहीं है। 6 × 4 कहेंगे तो भी इसका गुणनखंड होगा, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 6 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, 4 भी है जो अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 8 × 3 भी कहेंगे तो आपका अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है लेकिन 8 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होना चाहिए जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। आया आपको समझ में? जैसे हम लोग लेते हैं छोटे, तो आई सर ये छोटा छोटा इसे याद कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे? तो छोटा था बाबू तो हम लोग थोड़ा सा में लिख दिए, बड़े बड़े संख्या देंगे तो इतना माइंड में थोड़ी ना कि को सेट रहेगा। जैसे आपको कहेगा बाबू कि 36 के अभाज्य संख्या बताएं, तो अभाज्य मतलब छोटे के सबसे पहले आपको दिमाग सेट करना है कि 2 से लगाएं। अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड कहेगा तो 2 से लगाएं, अगर 2 से ना लगे तो 3 से लगाएं, 3 से ना लगे तो 5 से लगाएं, 5 से ना लगे तो 7 से लगाएं, 7 से ना लगे तो 11 से लगाएं, 11 से ना लगे तो 13 से लगाएं। इसी प्रकार से अभाज्य संख्या के फॉर्म हम लोग बढ़ते चलेंगे। जब छोटा से नहीं लगेगा तब सबसे पहले छोटे हम लोग 2 से शुरू करेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे बाब, इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 का क्या मर्तबे पढ़ें कि 36 आ जाए, तो 18 दूनी की 36, फिर भी जो रही 2 से कटेगा तो 2 से लगाएंगे, ना कटेगा तब 3 से लगाएंगे, तो 9 दूनी की 18, अब 2 से लगाएंगे, 2 से कटेगा ये नहीं कटेगा, तो नहीं काटना है हमको, तो 3 से लगाएंगे, तो 3 × 3 आई 9। जब नीचे 1 की नौबत आ जाए तो इसको छोड़ देंगे। अब इसी को लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, 2 × 2 × 3 × 3 बराबर, देखो तो 2 दूनी 4, 4 आई 12, 12 तिया की 36। बताओ 2 2 अभाज्य संख्या है, 3 3 अभाज्य संख्या है, हाँ सर है, तो इसी को अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। किसका? मेरा नहीं, 36 का।
इसी को लिखेंगे बाबू 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3 सॉरी 3 के पावर भी 2 बराबर 36। आपको इसी प्रश्न में कहेगा कि 36 की अभाज्य गुणनखंड में 2 की अधिकतम घात कितनी होगी। तो घात पावर ऊपर वाले को घात कहते हैं, नीचे वाले को बेस आधार कहते हैं। तो 2 के माथा पे कितना है छोटे 2 है। कहेगा 3 के अधिकतम घात कितनी होगी 36 के अभाज्य गुणनखंड में। तो 3 के माथा पे कितना है छोटे 2 हो जाएंगे। आगे प्रश्न देखते हैं बाप, इसी प्रकार से आगे प्रश्न देखते हैं, एकदम माइंड में सेट करते चलो कि आपको कह दिया जाए कि 85 है, इसका अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे, अभाज्य संख्या से सबसे पहले 2 से लगाओ, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से लगाओ, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो लास्ट में 5 है बाबू, तो कितना से ही कटेगा 5 से कटेगा। 17 5 के 85। अब बताओ 17 कितना से लगेगा, कोई से लगेगा तो नहीं सर, 17 17 से लगेगा। तो इसको लिखेंगे 5 गुना 17 बराबर 85। इसका अभाज्य गुणनखंड क्लियर, ठीक है। चलेंगे बहुत, हाँ सर आसान है, एकदम आसान है। तब देखो आगे कहता है 125 का अभाज्य गुणनखंड बताओ। 125 को तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से लगाओ कटेगा नहीं कटेगा, लगाओ आप 4 से लगाओ, 4 अभाज्य संख्या है नहीं, 4 से लगाना ही नहीं है, 5 से लगाओ। तो लास्ट में अगर 5 हो तो कन्फर्म है कि 5 से कटेगा। कै मरतबे 25 मरतबे, ई कटेगा 5 से, कै मरतबे 5 मरतबे। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड कहेगा तो 5 गुना 5 गुना 5 अर्थात 5 के पावर कितना कह देंगे 3। आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछेंगे कि 125 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अधिकतम घात कितनी होंगे। 5 के अधिकतम घात, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 5। तो देखो तो 5 के घात कितना है 3। क्लियर। चलेंगे आपको क्वेश्चन छोटे कहेगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन कहेगा बाप, अगला क्वेश्चन कहेगा कि 64 में 2 के अधिकतम घात होंगे पावर। ऑप्शन फर्स्ट में कहेगा छोटे 2, ऑप्शन सेकंड में कहेगा 4, ऑप्शन थर्ड में कहेगा 6, ऑप्शन 4 में कहेगा नन ऑफ दिस। बनाओ 64 है ना, इस प्रकार से क्लियर कर लो। सबसे पहले 2 से लगाओ 32, फिर 2 से लगाओ 16, फिर 2 से लगाओ 8, 2 से लगाओ 4, 2 से लगाओ 2, लास्ट में 1 आने की नौबत हो जाए गुना करते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 6। तो 2 की अधिकतम घात कितनी हो जाएंगी 2 नहीं 4 नहीं 6, आपका चूज थर्ड सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करेंगे छोटे, और इसी प्रकार को क्वेश्चन को हमको ध्यान देना है। अगला प्रश्न कहता है बाप, अगला प्रश्न कहेगा कि 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के अधिकतम घात होंगे, 2 के अधिकतम घात। ऑप्शन फर्स्ट में कहते हैं छोटे 2, ऑप्शन सेकंड में कहते हैं 4, ऑप्शन थर्ड में कहते हैं 6, ऑप्शन 5 में कहते हैं नन ऑफ दिस। तो 96 को निकालो 96 को, उसी प्रकार से जैसे हम लोग निकाल रहे थे 96 2 से लगाएंगे तो कितना मरतबा हो जाएगा बाप 4 दूनी की 8, 8 दूनी की 16, 2 से लगाएंगे 16, 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, है ना। सॉरी गलती क्या यहाँ पे 24 हो जाएगा ना। फिर 2 से लगाएंगे 12, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, है ना। अब इसको करेंगे
दो गुना दो गुना दो गुना दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3। अब बताओ 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1। 2 की अधिकतम घात कितना होगा, 5। ऑप्शन में है 5, तो क्या लगाएंगे, नन ऑफ दिस। इसी प्रकार से बहुत सारे बड़े से बड़े संख्याएं देंगे और आपको कहेगा कि इसका घात बताओ, अधिकतम घात बताओ कितना होगा। तो बाबू रे आप सबसे पहले इसी प्रकार से गुणनखंड कर लेंगे। जितने बड़ा से बड़ा संख्या दे, आपको घबराना नहीं है कि सर छोटा बताए बड़ा नहीं बनेगा, बस खाली उसके पीछे लगा रहना है। इसको कम से कम अभाज्य संख्या से लगाते रहना है, कटते आएगा छोटे, उसको गुणनखंड करेंगे, जितने रहेंगे उतने के पावर उतना दे। जैसे कि 2 के गो है, 1 2 3 4 5 गो है, तो 2 के पावर 5 गुना 3 क्या गो है, तो 3 हो गया। इसी को और शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब कहेगा 2 के अधिकतम घात कितना है, 5 है, ऑप्शन में 5 नहीं है, नन ऑफ दिस लगाएंगे। 3 की अधिकतम घात कितना है, 1 है, 1 नहीं है, नन ऑफ दिस लगाएंगे। इस प्रकार के आपको प्रश्न गुणनखंड में किए जाते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपके सोझा में हैं। ध्यान देंगे, बनाने का काम करेंगे, है ना। ऐसे तो हम एक एक क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे करेंगे, लेकिन बातों को थोड़ा ध्यान देना कैसे कराएंगे, एक्सरसाइज क्लियर करके रखना। आगे आते हैं छोटे, अगला बात जो कहता है वो कहता है संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ। फिर से हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मतलब समझते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, सबसे छोटा गुणांक, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड, फैक्टराइज। जैसे हम आपको कह दें कि 8 तथा 30 में सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या 36 कर देते हैं। 36 में सबसे बड़ी सी बड़ी ऐसी संख्या बताओ जो दोनों को विभाजित कर दे, दोनों को काट दे। तो जब दोनों के काटने की बात आए तो कंफर्म है कि वो 8 से छोटा होगा। तो संख्या 1 से चलते हैं। 1 है जो दोनों को काट देगा, 2 है जो दोनों के काट देगा, 3 काटेगा नहीं, 4 है जो दोनों को काट देगा, 8 है जो सिर्फ 8 को काटेगा, 36 को नहीं काटेगा तो नहीं लेंगे, 9 है जो 9 चौके 36, 36 को काटेगा, 8 को नहीं काटेगा तो नहीं लेंगे। यानी कि 1 2 4 में से कोई एगो होगा। आप ही तो बताएं सर कि एचसीएफ हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब क्या होता है, बड़ा कि छोटा, बड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आंसर निकाल के देखो तुम इस प्रकार से, 36, 8 चौके 32, 2 4, 8 को लाएंगे, 4 दूनी की 8 आ गया, है ना। तो इस प्रकार से आपको एचसीएफ कहेगा। एलसीएम की बात आ जाए तो 8 और 36 में बड़ा सबसे छोटा से छोटा संख्या बताओ जो दोनों के गुणनफल के रूप में रहे। इस प्रकार से 8 और 36 निकालेंगे, या फिर हम लोग और छोटा संख्या लेंगे, 4 तथा या फिर 8 तथा 18 कर लेते हैं। 18 का एचसीएफ, एलसीएम, एलसीएम कर लो इसको एलसीएम। तो कैसे हम लोग करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, 18 और 8 का 2 से लगाएंगे, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और होगा नहीं होगा, तो 2 गुना 4 गुना 9, 9 चौके 36 और 36 दूनी 72। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72। 72 से छोटा दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो उसको 8 और 18 दोनों काट दे। जैसे 36 है तो 36 के 18 काटेगा लेकिन 8 से नहीं काटेगा। 48 है, 48 को 8 काट देगा लेकिन 36 18 से नहीं कटेगा। 40 है, 40 के 8 काट देगा लेकिन 18 से नहीं कटेगा। 54 है, 58 8 काट देगा, सॉरी 18 काट देगा 54 को, लेकिन 8 से नहीं कटेगा। तो दोनों से कटने वाली छोटी से छोटी ऐसी संख्या बताओ जो दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। 72 है, 72 से बड़ा 144 भी है, दोनों से कटेगा। देखिए भागा लगा कर आप, अब दोनों से कटेगा। जितना भी इसको फैक्टराइज में जाए गुना करते जाएंगे उस सब है जो 8 और 18 से कटेगा, लेकिन सबसे छोटा हमको खोजना है। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, वो 72 हो जाएगा। समझ गए। अब देखते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों लगा कर देखते हैं।
क्योंकि दोनों से प्रश्न आपको किया जाता है ज्वाइंट कर करके। तो हम लोग सबसे छोटे प्रश्न से शुरू करते हैं। जैसे आपके सोचा हम प्रश्न लेते हैं, आपके सोचा प्रश्न लेते हैं कि 4, 4 तथा 12 का LCM और HCF क्या होगा। तो सबसे पहले LCM कहा है, तो LCM निकालते हैं 4 और 12 के। 2 से लगाएंगे 2 6, 2 से लगाएंगे 1 3, 2 गुना 2 गुना 3, आपका कितना हो जाएगा 12। 4 और 12 का HCF निकालते हैं छोटे, तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 कैंसिल, HCF कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि 12 से छोटा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको 4 और 12 दोनों काट दे। जैसे 8 को 12 काटेगा, नहीं काटेगा, सिर्फ 4 काटेगा। 36 है, बड़ा से बड़ा कितनी संख्या हो सकता है, कि बड़ा नहीं है ना, हमको छोटा से छोटा संख्या के बारे में सर्च करना है ना। तो सबसे छोटा, अब इसमें बड़ा से बड़ा मान के बारे में सर्च करना है जो दोनों को विभाजित कर दे। 8 लेते हैं, 8 से बताओ तो 4 कटेगा नहीं, 12 कटेगा नहीं। 12 लेते हैं तो 12 से 12 कटेगा लेकिन 4 नहीं कटेगा। 2 लेते हैं तो 2 से दोनों कट जाएगा, 4 भी कटेगा और 12 भी। 2 से बड़ा लेते हैं 3, तो 3 से 12 कटेगा, 4 नहीं कटेगा। 4 लेते हैं तो 4 से दोनों कट रहा है। 5 लेते हैं, 5 से कोई नहीं कट रहा है। 6 लेते हैं तो 6 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो दोनों कटना चाहिए ना। तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो जब ऐसी संख्या सिचुएशन आ जाता है भाव कि दो संख्याओं का LCM तथा HCF निकाले, तब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रूल आया है, नियम आया है। वो नियम क्या है, एकदम करके देखो, कितना बड़ा क्वेश्चन हो, आप घबराना नहीं, यह आपको आगे बहुत ज्यादा काम करेगा। अभी थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, देख लेगा। कोई भी दो संख्या होगा ना छोटे, वो दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके LCM गुना HCF के बराबर होंगे। ये करके देख लो तुम अपना नजरिया से। जैसे फर्स्ट संख्या मेरे पास कितना है 4 है, सेकंड संख्या कितना है 12 है, बराबर LCM कितना आया तो 12 आया, HCF कितना आया तो 4 आया। 4 बर चौके 36 बराबर बर चौके 36। इस सर के लगा याद हली तक आ गए थे, दोनों तो उल्टा पलटा ले, 4 गुना 12 12 गुना 4। तुम कुछ हो लो बाबू। जैसे देखिए अभी कुछ अलग संख्या लेते हैं, कुछ भी लेंगे आपके सोजा में, अभी कुछ लीजिए, ऐसा चेक कीजिएगा। लेकिन हाँ, आपको LCM और HCF निकालने आना चाहिए, इस बात को ध्यान रहे, है ना। तो जिसे हम कह लेते हैं छोटे कि 12 तथा 30 का LCM तथा HCF बताओ। तो पहले हम लोग निकालते हैं छोटे LCM, तो 12 और 30 का LCM 2 से लगाएंगे 6 15, 3 से लगाएंगे, अब 2 से नहीं लगेगा ना, तो आपके पास 2 और 5, फिर गुना करो, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4 चौथी 12, 12 पचे 60। इसका LCM कितना हो जाएगा 60। HCF कहता है बाप, तो हम लोग 12 में लगाते हैं 30 से 12 में, तो 12 दूनी की 24, 2 4 6, 12 6 दूनी की 12, खत्म। यानी कि HCF कितना आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। HCF 6 आ गया और LCM 60 आ गया। अब आपको कहता है छोटे कि फर्स्ट संख्या के गुना सेकंड संख्या करेंगे और उसके LCM और HCF के गुना करेंगे, तो दोनों के मान क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। फर्स्ट संख्या या आपके पास 12 है, सेकंड संख्या या आपके पास 30 है, LCM आपके पास 60 है और HCF आपके पास 6 है। गुना करके देखो बराबर आएगा। 12 तिया के 36, 0 360, 6 6 के 36, 360 बराबर 360। क्लियर। तो अब है ना भाव, आपको ऐसे प्रश्न तो चेक करवा दिए, विश्वास हो गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होते हैं। मान में सेट कर लो दम, दो संख्याओं का गुणन उसी संख्या के
HCF और LCM के गुणन के गुणनफल के बराबर होते हैं। नोट कर लो मैं। अब आगे कहता है इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा सर, तो इसमें प्रश्न पूछेगा आपसे कि दो संख्या दे देगा और उसका एलसीएम दे देगा, HCF पूछेगा। नहीं तो दोनों संख्याओं का एलसीएम देगा, HCF देगा, कोई एगो संख्या देगा, दूसरी संख्या पूछेगा। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग इधर से उधर कर लेंगे छोटे, तो कई सारे संख्याएं बन जाएंगे, फॉर्मूला बन जाएंगे। जैसे कहेगा कि फर्स्ट संख्या कैसे निकालेंगे भाई, तो अरे वही संख्या के एलसीएम गुना HCF अब बटा सेकंड संख्या कर दे ना हो, फर्स्ट संख्या निकल जाएगा। उधर सेकंड संख्या गुना में था, इधर कहाँ ले आओ, भागा में ले आओ। यहीं से कहेगा दूसरी संख्या कैसे निकाल रही हो, तो उसी प्रकार से एलसीएम जो संख्या के था, एलसीएम गुना HCF था, उसको बटा में फर्स्ट संख्या कर दो, सेकंड प्राप्त है। आपको कहेगा कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो उधर चल जाओ फिर। अब तो फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बटा में कौन चल जाएगा, HCF आपका चल जाएगा, जबकि HCF दिया हुआ रहेगा, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या दिया हुआ रहेगा। एलसीएम कहेगा, ये वाले फॉर्मूला से क्लियर कर लेंगे। एक लास्ट कहता है कि HCF कैसे निकालेंगे, तो इसी प्रकार से फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बटा एलसीएम कर दो, HCF प्राप्त हो गया। समझ गए। तो ये सब मटेरियल पे थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको यहां से कहेगा कहीं से HCF एलसीएम देगा, कोई एगो संख्या देगा, दूसरा का पूछेगा, ये दोनों पे क्लियर कर लेंगे हम लोग। दोनों संख्या देगा, एलसीएम देगा, HCF पूछेगा, या फिर HCF देगा, एलसीएम पूछेगा, ये दोनों पे हम लोग क्लियर कर लेंगे। आया कुछ बात समझ में? तो ये वाला फॉर्मूला जब क्लियर है छोटे, तो हम लोग अच्छे से अच्छे प्रकार के क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लेंगे क्षण भर में। और ऐसे ऐसे प्रश्न, ऐसे ऐसे फॉर्मूला से 2 नंबर के प्रश्न आते हैं जो कम से कम समय में आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं। क्या समझे? तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपको दोनों संख्या देंगे, एलसीएम देंगे, HCF पूछेंगे, या फिर दोनों संख्या देंगे, HCF देंगे, एलसीएम पूछेंगे। अरे तो यही तो फॉर्मूला दोनों है। दोनों का गुणनफल HCF एलसीएम दे देंगे, फर्स्ट संख्या पूछेंगे तो बटा में सेकंड संख्या को लगा देंगे, सेकंड संख्या पूछेंगे बटा में फर्स्ट संख्या को लगा देंगे। बस यही तो करना है। और ऐसे मामला अगर आपके माइंड में है तो 2 से 4 नंबर आपको कोई रोकने वाला नहीं। क्लियर? अब थोड़ा सा कहता है किसी अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम निकालना। एलसीएम तो हम लोग ऐसे निकाल ही रहे हैं, है ना? तो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम और HCF निकालना लास्ट पॉइंट, ध्यान देगा थ्योरी के चलेंगे। अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो संख्याओं का एलसीएम तथा HCF पता करना। अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो संख्याओं के एलसीएम तथा HCF पता करना। देखो यही संख्या ले लेते हैं, आपको पता है इसका HCF 6 आया था और एलसीएम 60 आया था। अब हमको पता करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो क्या आपको क्या है, 12 है, तो 12 के पहले अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से कर लो। 2 से लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। अब आपके पास 30 आता है तो 30 को भी इस प्रकार से कर लो। तो 2 से लगाएंगे 15 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे 5 हो जाएगा। छोटे भाई गौर करो बात को यहाँ पे। इस प्रकार से हमको कहा है कि एलसीएम बताएं जी, एलसीएम बताएं जी। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम और HCF पहले हम लोग 12 का फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 3, और 30 का फैक्टराइज कर लेते हैं 2 गुना 3 गुना 5। समझ गए? अब देखिए जब HCF कहे ना छोटे, HCF कहे तब मिले जिसको एक बार, मिले जिसी को एक बार और ना मिले उसको एक के बार नहीं। तो देख तो दोनों में कौन मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है और 3 मैच कर रहा है। तो 2 मैच किया तो एक बार लिखेंगे, 3 मैच किया तो एक बार लिखेंगे। अब 3 दूनी की 6, HCF 6 आ गया। कहता है बाबू एलसीएम भी निकाले आना चाहिए ना, तो एलसीएम कहता है कि जो मिले उसको एक बार
और ना मिले उसे भी एक बार, जो मिल जाए उसको भी एक बार और ना मिले उसको भी एक बार। जैसे मिल रहा है 2 तो एक बार, मिल रहा है 3 तो एक बार, ना कौन मिल रहा है तो 2 नहीं मिल रहा है और एक 5 नहीं मिल रहा है, तो ना मिलेगा उसको भी एक बार। गुना करो, 3 दूनी की 6, 6 दूनी की 12, 12 पचे के एलसीएम आपका ही था ना। तो जब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कहेगा छोटे, तो दोनों संख्याओं को सबसे पहले इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, जो आएगा उस संख्या के गुणन के रूप में लिख लेंगे, मिलेगा उसको एक बार करेंगे, जो मिलेगा उसी से काम करेंगे, जो मिलेगा मैच करेगा उसको एक बार लिखेंगे तो आपका मसा निकलेगा, HCF निकलेगा। और जो मिलेगा उसे भी एक बार, ना मिलेगा उसे भी एक बार गुना करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। जैसे लास्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए इधर, आपके सामने कहता है बाप, आपके सामने कहता है क्वेश्चन छोटे, क्वेश्चन कहता है बाप कि कुछ भी लो ना तुम, 24 तथा 36 का एलसीएम तथा HCF, एलसीएम तथा HCF क्या होगा, एलसीएम तथा HCF क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो ध्यान दो, सबसे पहले 24 को हम लोग सजा लेंगे इस प्रकार से, 2 से लगाएंगे तो 12 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि सर जी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। बात क्लियर, आराम से समझो। फिर कितना बोला है छोटे, तो 36 बोला है, तो हम लोग 36 को निकालेंगे, तो 2 से लगाएंगे 18 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 9 आ जाएगा, 2 से लगेगा याद नहीं, तो 3 से लगाएंगे 3 आ जाएगा, यानी कि 36 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। इसको एलसीएम HCF पता करना है छोटे, तो सबसे पहले 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और कहेगा 36 के अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अरे छोटे भाई अभी कौची हम बोल रही हो, मिलेगा उसी को एक बार, तो HCF निकालना है, HCF निकालना है, तो मिलेगा उसी को एक बार, मिलेगा उसी को एक बार, तो 2 गुना मिला एक बार लिखेंगे, 2 मिला फिर एक बार लिखेंगे, 3 मिला उसको एक बार लिखेंगे, गुना करो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, HCF आपका कितना आ जाएगा 12, देख लो मैच करके कहीं से आ रहा है, निकालेंगे तो आप फिर एलसीएम, तो एलसीएम करेंगे छोटे, तो एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, मिलेगा उसको एक बार, पहले इस चीज को लिख दो, मिलेगा तो उसको एक बार, और ना मिलेगा उसे भी एक बार, ना मिलेगा उसे भी एक बार, क्या समझे। तो आपके पास 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 12 दूनी 24, 24 तिया 72, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो इस नियम जो आपको बताए छोटे, सबसे पहले आपको हम बताए गुणनखंड निकालना, सिंपल वे में एक बार में गुणनखंड निकल गया। उसके बाद आपको हम बताए, उसके बाद बताए दो संख्याओं का एलसीएम HCF दिया रहेगा, दोनों संख्या दिया रहेगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम HCF के गुणनफल के बराबर होते हैं। कहीं नोट कर लेगा, देख लो इस प्रकार से नोट करवाए थे, फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या उसी का एलसीएम गुना HCF के बराबर होता है। इसमें से आपको कोई 3 चीज देंगे, जैसे 1 2 3 4 वैल्यू है ना, 4 वैल्यू में से कोई एक वैल्यू आपको एक वैल्यू पूछेगा और 3 वैल्यू दिया जाएगा, इधर उधर करके हम लोग निकाल लेंगे, है ना। लास्ट बताए आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम HCF, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, मिलेगा उसको एक बार, ना मिलेगा उसको एक बार करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा, सिर्फ मिलेगा उसी से करेंगे तो आपका HCF निकलेगा, क्या समझे। तो आप जो आपका एक्सरसाइज 1.2 का ये थ्योरी था छोटे, एक्सरसाइज 1.2 का थ्योरी था, समझ गए, जबरदस्त। अगले बार हम लोग क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो इसके बाद अगली बार क्वेश्चन देखेंगे पूरी एकदम फुल्ली एनसीईआरटी सॉल्यूशन बात ध्यान देगा इस बात को।
फुल्ली आंसर्ड सोल्यूशन होगा आपको यहाँ पे। तो खैर इस लेक्चर तक इतना ही, बाकी फिर अगले दिन मिलते हैं, तब तक लिए नमस्कार, बाय बाय।